नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और मेरे साथ हैं जया कौशिक त्रिवेदी। शुरुआत हम गाजियाबाद से कर रहे हैं, जहां पर एक तेंदुआ है, उसने हड़कंप मचा दिया। एक तरह से दहशत में आ गए लोग। दरअसल राजनगर के राजकुंड इलाके में सड़क पर तेंदुआ देखा गया। ये कल सुबह की घटना है और तब से अब तक वो पकड़ में नहीं आया है, जिसके चलते अब लोगों से कहा गया है कि वो अपने घरों में ही रहे। ये वो तस्वीर है जिसमें आप देख रहे हैं तेंदुआ जो है वो सड़क पर नजर आया है। बिल्कुल, कल सुबह की ये तस्वीरें हैं और कल सुबह से अभी तक इसका कुछ अता पता नहीं है। और तेंदुओं को पकड़ने के लिए 5 टीमों का गठन भी किया गया। आप पुलिस वैन को भी देख रहे होंगे। यहाँ पर लगातार ऐलान किया जा रहा है कि लोग घरों में रहें, बच्चों को घरों में रखें। और ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं जिसमें तेंदुआ साफ तौर पर दिख रहा है। रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। रवीश, गाजियाबाद के राजनगर के राजकुंड इलाके में सड़क पर दिखा है तेंदुआ। कल से अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या कुछ सुराग मिल पाया है, किसी तरह का कोई नुकसान इस तेंदुए से किसी इंसान को तो नहीं पहुंचा? क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी देखिए जया, कल गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के जनरेटर रूम में सबसे पहले ये तेंदुआ दिखा था। जब कुछ कर्मचारी वहां पर जनरेटर स्टार्ट करने गए तब देखा कि एक तेंदुआ जो है वो भागा और उसके बाद में दूसरी बार फिर जो है वो राजनगर के एक घर के सीसीटीवी के फुटेज में दिखा तेंदुआ। तो उसके बाद में काफी देर तक ये मंत्रणा चलती रही कि ये कहीं तेंदुआ है या फिर कोई फिशिंग कैट है। तो उसके बाद में शाम को जिला प्रशासन ने ये कहा कि ये तेंदुआ है और इसको पकड़ने के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है। ये जो इलाका है वो हिंडन नदी के किनारे है, तो इसके वजह से हो सकता है कि तेंदुआ कहीं दूसरी जगह से नदी के रास्ते होता हुआ आया हो। अब 5 टीमों का गठन किया गया है। फॉरेस्ट की भी टीम लगी हुई है। पिंजरा भी 2 से 3 जगहों पर लगाया गया है, लेकिन अभी तक इसको पकड़ा नहीं जा सका है। जिला प्रशासन का ये भी कहना है कि अगर 1-2 दिन में ये पकड़ा नहीं जाता है तो हो सकता है कि उसी नदी के रास्ते वो जहां से आया हो वहां चला गया हो। तो अभी फिलहाल जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर लोगों से अपील की है कि छोटे बच्चों को अपने घर में रखें। ज्यादा जरूरत अगर ना हो तो वो घर से ना निकले। ज्यादा जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। तो गाजियाबाद के राजनगर के राजकुंड इलाके की ये तस्वीरें हैं सुबह की। कल सुबह की तस्वीरें, तेंदुआ देखा गया और कल से अभी तक उसको टीम जो है लगातार खोजने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का 71 साल की उम्र में आज तड़के 3:30 बजे निधन हो गया। उनके बेटे फैसल पटेल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। अहमद पटेल को करीब 1 महीने पहले कोरोना हुआ था। उन्होंने खुद 1 अक्टूबर को ट्वीट कर इस बात की जानकारी भी दी थी। आपको बता दें कि कोरोना होने के बाद से उनका स्वास्थ्य काफी बिगड़ गया था, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया था। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। अहमद पटेल कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार भी रहे और 1985 में वो राजीव गांधी के संसदीय सचिव भी रहे। 8 बार के सांसद रहे अहमद पटेल। 3 बार लोकसभा के लिए चुने गए और 5 बार राज्यसभा सांसद रहे। और उनके बारे में जो खास बात एक कही जाती है कि वो हमेशा से ही कांग्रेस के लिए एक ट्रबल शूटर की तरह रहे, एक संकट मोचक की तरह उन्होंने भूमिका निभाई और हमेशा पर्दे के पीछे से रहकर अहमद पटेल अपनी भूमिका निभाते रहे, पार्टी को मजबूती देते रहे। और ऐसे वक्त में जब कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, अहमद पटेल जैसे नेताओं की इस पार्टी को बहुत जरूरत थी और उनका जाना पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल, पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है और हम लगातार देख रहे हैं क्योंकि 3:30 बजे तड़के निधन हुआ है अहमद पटेल का। प्रधानमंत्री के ट्वीट को आप देख रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अहमद पटेल जी के निधन से दुखी हूं। उन्होंने सार्वजनिक जीवन और समाज की सेवा में वर्षों बिताए। तेज तरार दिमाग और कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उनके बेटे फैसल से बात कर सांत्वना दी। ईश्वर अहमद भाई की आत्मा को शांति दे। इसके अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अपने अपने तरीके से, अपने अपने अलग अलग जरिए से जो है अपना संदेश उनके जो है परिजनों को दे रहे हैं और साथ ही सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं। और सोनिया गांधी ने यहाँ पर अपना संदेश जारी किया, शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा है कि मैंने अपना सहयोगी खोया है जिनकी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी को समर्पित थी। उनकी ईमानदारी और समर्पण, अपने कर्तव्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, हमेशा मदद करने के लिए मौजूद रहना, उनकी उदारता ऐसे गुण थे जो उन्हें दूसरों से अलग करते हैं। मैंने अपना अनमोल साथी, सच्चा सहयोगी और दोस्त खो दिया है। मैं उनके निधन पर शोक व्यक्त करती हूँ।
और राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और ये लिखा है कि ये बहुत दुख भरा दिन है। श्री अहमद पटेल जी कांग्रेस पार्टी के एक स्तंभ थे, वो कांग्रेस में रहे और कांग्रेस को ही जिया। बहुत बुरे समय में भी वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे, वो एक अद्भुत रत्न थे, हम उन्हें मिस करेंगे। फैजल, मुमताज और परिवार के साथ मेरा प्यार और संवेदना। काफ़ी बड़ा झटका यहाँ पर कांग्रेस के लिए इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में हमने देखा असम के जो पूर्व मुख्यमंत्री है तरुण गोगोई, उनका निधन हुआ और आज अदिति जो है राहुल गांधी गुवाहाटी पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए। और उतने में ही खबर आती है आज तड़के 3:30 बजे अहमद पटेल के निधन की। एक बहुत बड़ा झटका क्योंकि कांग्रेस की आत्मा बसती थी कहीं ना कहीं अहमद पटेल में। बिल्कुल। और हम रुक कर रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती का। मनोरंजन, कांग्रेस के लिए एक के बाद एक दो बड़े झटके यहां पर सामने आए हैं, जहां पर राहुल गांधी अभी तरुण गोगोई के अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे हैं और दूसरी खबर यहां पर अहमद पटेल जैसे वरिष्ठ नेता के लिए आती है। और वो वक्त जब कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, कितने वरिष्ठ नेता हैं जो पार्टी के खिलाफ यहां पर मुखर नजर आ रहे हैं, पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह जो है वो नजर आ रही है, पार्टी सिमटती जा रही है। और ऐसे में अहमद पटेल जैसा नेता जो कि पार्टी को बांध कर रखता था, मजबूती देता था, उनका जाना बहुत बड़ा नुकसान है पार्टी के लिए। जी हाँ, निश्चित रूप से ये एक ऐसी क्षति है जिसको कि पूरा करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि जैसा आपने कहा कि उनमें वो क्षमता थी कि सभी नेताओं से, छोटे बड़े राज्य के, लोकसभा के, राज्यसभा के नेताओं से, यूथ के नेताओं से, सबसे मिलना जुलना उनका होता था और उनके दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले रहते थे। देर रात तक उनकी जो है मीटिंग चलती थी। उनके बारे में कहा जाता था पता नहीं कब सोते हैं, क्योंकि उनकी मीटिंग 2-3 बजे रात तक भी होती थी। और वो एक सबको पीरो के लेकर चलने वाले नेता थे। तो ऐसे समय में जब कांग्रेस क्राइसिस में है, बिहार चुनाव के बाद जिस ढंग से आवाजें उठ रही हैं, उस दौरान में अहमद पटेल का इस तरह से जाना कांग्रेस पार्टी के लिए और खासकर सोनिया गांधी के लिए तो एक व्यक्तिगत क्षति है ही, क्योंकि अहमद पटेल जो है 10 जनपद के लिए, गांधी परिवार के लिए, पार्टी के लिए एक ढाल बन के खड़े रहते थे, खासकर गांधी परिवार के लिए। ऐसे में इस क्षति को पूरा करना काफी मुश्किल होगा। देखते हैं कि अब जो ऐसा संकट मोचक बनके कौन उभर के आता है, ये भी एक पार्टी के लिए चैलेंज होगा। बिल्कुल, संकट मोचक और कांग्रेस के चाणक्य माने जाते थे अहमद पटेल। बाबा, यहाँ पर ये भी बात है, हम देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह का भी ट्वीट देख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि अहमद पटेल में ये क्षमता थी कि वो हर किसी को संतुष्ट करके ही भेजते थे और यही नहीं, वो जो कड़वी बात भी है बेहद मीठे शब्दों में कह देते थे। उनका राजनीतिक सफर के बारे में बताया, बेहद कम उम्र में लोकसभा के सांसद वो बनकर आए थे जब जनता सरकार थी, उस बारे में भी बताया। और एक शख्सियत के अनछुए पहले हमारे साथ, अगर आप अनछुए पहलुओं को शेयर कर पाए तो। देखिए, करीब 2 दशक से मेरा भी संपर्क रहा और एक चीज यहाँ पे उनके बारे में बोलना चाहूंगा। जैसे नेता क्या होता है, एक रिपोर्टर के लिए नेता एक सोर्स होता है एंड ऑफ द डे, उससे हमारा मकसद ये होता है कि वो हमें खबरें दें। कई बार खबरें ऐसी होती है जो पार्टी के अनुकूल नहीं होती है, आपके अध्यक्ष के अनुकूल नहीं होती है, वो खबरें भी हम चलाते थे। लेकिन अहमद पटेल में एक गुण था कि उन्होंने कभी उठा के ये नहीं कहा कि नहीं तुम ये खबर क्यों चला रहे हो। चाहे किसी बॉसेस को फोन करके नहीं बोला कि ये खबर जो है नहीं चलनी चाहिए, इसको उतारना होगा। ये जो गुण था, ये अब के पीढ़ी के नेताओं में ये गुण देखने को कम मिलता है। गलत खबर, उनके खिलाफ खबर भी चली है, तब भी वो केवल फोन करके बोलते थे कि मानोगे नहीं, तुम तो चला के ही रहोगे, कितने बुलेटिन और चलेगा ये बता देना। तो ऐसी चीजें जो है अब देखने को नहीं मिलती है। और जैसा आपने खुद कहा कि जब जनता पार्टी के लहर में चुन के आए, उसके बाद इंदिरा गांधी के नजर में आए और उसके बाद जब राजीव गांधी का दौर आया तब राजीव गांधी के जो है वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बने और राजीव गांधी ने उनको कुछ काम असाइन किए जो कि उन्होंने करके दिए, जिसमें एक जवाहर भवन का निर्माण रिकॉर्ड टाइम में करके देना था जो कि कई सालों से पेंडिंग था। और उसके बाद तो वो एक तरह से 10 जनपद के लिए एक तरह से जो है वो एक ऐसी शख्सियत बन गए जिसको कि नकार पाना कांग्रेस पार्टी को भी और किसी के लिए भी नामुमकिन हो गया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। जिस तरह से आपने बताया, सोनिया गांधी के लिए बहुत बड़ी एक क्षति है क्योंकि उनके एक सलाहकार के रूप में वो लंबे समय से उनके साथ थे और इस वक्त में शायद उनको, सोनिया गांधी को, अहमद पटेल की बहुत ज्यादा जरूरत थी।
3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर की किसान यूनियनों ने दिल्ली में एक जनसभा का आह्वान किया है। 26 और 27 नवंबर की इस सभा में शामिल होने के लिए किसानों ने दिल्ली की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसान दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन पंजाब से आ रहे किसानों को हरियाणा सरकार बॉर्डर पर रोक रही है। पंजाब हरियाणा के दाता सिंह वाला बॉर्डर पर बड़ी तादाद में किसानों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। पंजाब के किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ पहुंचे हैं और खनौरी, नरवाना, जींद, रोहतक के रास्ते दिल्ली में प्रवेश करना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा की सीमा पर पंजाब के किसानों को रोकने के लिए जींद जिले की पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे। दाता सिंह वाला बॉर्डर पर पंजाब के किसान कल से बैठे हैं। स्थानीय गुरुद्वारा उनके लिए खाने पीने का इंतजाम कर रहा है। और किसानों के दिल्ली रवाना आने की बात से राज्य सरकारों ने भी अपनी तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार ने हरियाणा में आरएएफ की 3 कंपनियां भेजी है। हरियाणा सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार से रैपिड एक्शन फोर्स की 5 कंपनियां मांगी थी, जिसके बाद 3 कंपनियां भेजी गई हैं। हरियाणा के अंबाला जिले के एसपी और डीसी ने भारतीय किसान यूनियन के मार्च के मद्देनजर हालात का जायजा लिया। कृषि कानूनों के खिलाफ बीकेयू ने 26 नवंबर को मार्च का ऐलान किया है। और चक्रवाती तूफान निवार की बात करते हैं, जो तेजी के साथ तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ रहा है और खतरे के मद्देनजर तीनों राज्यों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। बंगाल की खाड़ी में निवार बेहद खतरनाक तूफान में तब्दील हो रहा है। आज दोपहर 1 से 1:15 बजे के करीब ये तमिलनाडु के तटों से टकराएगा। इस दौरान हवा की गति जो है 145 किलोमीटर रहने की का अनुमान जो है वो जताया गया है। तूफान के असर से चेन्नई में बारिश शुरू हो गई है। तेज हवा से कई जगहों पर पेड़ भी उखड़ने की खबरें आ रही है। निवार तूफान के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी में 220 मिलीमीटर बारिश की संभावना भी जताई गई है। और तमिलनाडु में इस तूफान की वजह से बिजली और संचार व्यवस्था पर भारी असर पड़ने की आशंका है। यहाँ कड्डालूर में एनडीआरएफ की 6 टीमें मुस्तैद हैं। राज्य में बड़ी तादाद में राहत शिविर बनाए गए हैं और निचले इलाकों से लोगों को हटा लिया गया है। yes thank you அவங்க தான் உள்ள கூட்டாங்க அவங்க தான் मध्य प्रदेश में लगातार बाघों की मौत हो रही है, जिससे टाइगर स्टेट के तमगे पर खतरा मंडराने लगा है। वन मंत्री अचानक बांधवगढ़ पहुंचे और अफसरों के साथ उन्होंने बैठक की। मुख्यमंत्री भी इस मामले में बैठक करने वाले हैं ताकि बाघों की मौत की वजहों का पता लगाया जा सके। मध्य प्रदेश के टाइगर स्टेट का दर्जा खतरे में है। अकेले बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पिछले 1.5 महीने में 3 वयस्क, 2 शावकों सहित 5 बाघों की मौत हो चुकी है। 11 महीने में यह आंकड़ा 9 का है। पूरे राज्य में 11 महीने में 25 बाघों की मौत हुई है। बांधवगढ़ में ज्यादातर मामले संदेहास्पद हैं। अफसर कैमरे पर मानते नहीं, लेकिन कई गांवों में शिकारियों की पहचान के पोस्टर लगे हैं। लगातार 2 महीने में 5-6 टाइगरों की विभिन्न कारणों से यहाँ पर डेथ हुई। उनके तह में जाकर के और ये खोजने का प्रयास करेंगे कि घटनाएं दोबारा ना हो और जो हुई है उनका कारण क्या है। साथ ही कुछ रेंज अफसर के बारे में भी जानकारी मिली थी उमरिया की, उसकी भी जांच रिपोर्ट पेंडिंग है। उसको भी इसी माह में उस पर सख्त कार्रवाई करके ऐसे सारे मामले जिनकी शिकायतें हैं। मध्य प्रदेश से टाइगर स्टेट का दर्जा 2010 में छिन गया था। तब राज्य में 257 बाघ थे। आज 526 बाघ हैं। दूसरा नंबर कर्नाटक का है, जहां 524 बाघ हैं। अब फिर से राज्य टाइगर स्टेट के तमगे की दौड़ में है, इसलिए सरकार बाघों की मौत पर ज्यादा फिक्रमंद नजर आ रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि राज्य में 526 बाघों के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, इसलिए कई की मौत टेरिटोरियल फाइट में भी हो जा रही है। लेकिन कई बाघों की संदेहास्पद मौत बताती है कि शिकारियों पर जो सरकारी ढीला शिकंजा है वो भी इसकी एक बड़ी वजह है। उमरिया से एजाज खान और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।
गुड मॉर्निंग इंडिया के एक खास शो में हमने आपको तमाम खबरें दिखाई, उसमें से चुनिंदा 5 खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए और पोल का हिस्सा बनिए, बताइए किन खबरों को आप पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। सबसे पहली खबर है कांग्रेस से जुड़ी हुई, जहां नहीं रहे कांग्रेस के चाणक्य अहमद पटेल। दूसरी खबर, यूपी में लव जिहाद पर 10 साल तक जेल। तीसरी खबर, आज दिल्ली कूच करेंगे पंजाब के किसान। चौथी खबर, चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक, 43 ऐप को बैन किया गया। पांचवी और अंतिम खबर, तमिलनाडु में आज निवार तूफान का लैंडफॉल। ये तमाम खबरें हमने आपको दिखाई हैं। आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाकर बताइए किन खबरों को पूरा दिन आप चैनल पर विस्तार से देखना पसंद करेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।